उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजेदार घटना हुई। बुधवार को बसपा सुप्रीमो मंगलवार की शाम को, खबर तो बुधवार को आई, मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के घर, मॉल रोड पे जो उनका घर है लखनऊ में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद, लोकसभा सांसद और उत्तर प्रदेश एससी डिपार्टमेंट के मुखिया तनुज पूनिया मायावती के घर गेट पर पहुंच गए और उनकी मुलाकात बीएसपी सुप्रीमो मायावती से नहीं हुई। वो वहाँ जाने की फ़ोटो सोशल मीडिया पर इधर उधर बड़ी चर्चा हो गई कि ये लोग गए और बैरंग वापस आए। और तब से ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ये दो नेता आखिर किस मंशा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर एकाएक पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एससी डिपार्टमेंट की एक कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक चल रही थी, वो भी मॉल रोड पर है, और वहाँ पता चला कि बहन जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चर्चा हुई। उनकी उम्र 70 बरस है। हम लोगों ने कहा कि हमारे बहुजन समाज की, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की, न सिर्फ सूबे की, बल्कि देश की सबसे बड़ी नेता हैं, तो उनसे चलकर उनके स्वास्थ्य का हाल चाल ले लिया जाए। तो बस ऐसे ही पैदल टहलते हुए हम लोग उनके गेट तक पहुंच गए। और वहाँ बहुजन समाज पार्टी, चूँकि राजेंद्र पाल गौतम बहुजन मूवमेंट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और इसलिए उनका ये कहना था, तनुज पूनिया को आप जान ही रहे हैं, पीएल पूनिया के बेटे हैं। हालांकि तनुज पूनिया पीएल पूनिया के बेटे हैं, लेकिन पीएल पूनिया मायावती की सरकार में एक ताकतवर अधिकारी थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके 2009 से लेकर 2014 तक वो बाराबंकी से सांसद रहे। फिर 14 से 20 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो मायावती के दौरान पीएल पूनिया का संबंध उनके मुख्यमंत्री रहते काफ़ी अच्छा था, सब लोग जानते। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि तनुज पूनिया और राजेंद्र पाल गौतम एक पुराने कनेक्शन या पुरानी जान पहचान का हवाला दे सकते हैं, लेकिन क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ऐसे विदाउट अपॉइंटमेंट और सड़क चलते एकाएक चल के जाकर गेट पे पहुंच के ये बताना कि मैं राजेंद्र पाल गौतम है, मैं तनुज पूनिया हूँ, मैं मिलने आया हूँ, वहाँ पर मेरी जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने और मायावती के घर के जो बाहर जो लोग जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्होंने इन लोगों से कहा कि आप अपना नंबर, नाम नोट करवा दीजिए, बहन जी को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी, अगर वो मिलना चाहेंगी तो आपको फ़ोन करेंगे, आप आइएगा। ये बात वहाँ पर हुई। इसके बाद ये लोग लौट आए। अब आप बताइए कि देश के किसी भी नेता से, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए गृह मंत्री अमित शाह, छोड़ दीजिए किसी मुख्यमंत्री के, विपक्ष के ही नेताओं में आ जाते हैं जो सरकार में इन दिनों नहीं है। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर आप चलते हुए जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल से आपकी मुलाकात हो जाएगी? क्या राहुल गांधी के घर कोई चलते हुए जाए, सोनिया गांधी के किसी पार्टी के दो लोग टहलते हुए पहुंच जाए तो आपकी मुलाकात हो जाएगी? और इन सब से तो मायावती जी का हिसाब किताब बहुत ऊपर है, ये मैं जानता हूं, उसके किस्से भी आपको सुनाता हूं। इसीलिए मैंने आपको बताया। पहले तो ये कारण क्या है, राजेंद्र पाल गौतम कौन है और तनुज पूनिया कौन है, पहले ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है, माफ़ कीजिएगा, तो ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है, राजेंद्र पाल गौतम बहुजन मूवमेंट से जुड़े रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी से इन्होंने 2 चुनाव भी जीते, अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों में थे, इन्होंने जय भीम योजना भी शुरू की थी, बड़ी महत्वाकांक्षी दिल्ली सरकार की परियोजना कही जा रही थी, जिसमें दलित आदिवासी स्टूडेंट्स को आईटी जेई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास वाली बात। लेकिन हुआ ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और वही 22 प्रतिज्ञाएं वहां ली गई, और उसके बाद से बवाल हो गया कि ये कैसी बात हो गई, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो गया। और उसी दबाव में अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये
गुजरात के चुनाव आसन्न थे, गुजरात के चुनाव में पूरे दमखम के साथ केजरीवाल लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि इसका नुकसान केजरीवाल को लगा कि गुजरात में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया राजेंद्र पाल गौतम को। जबकि वो अब एक इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, नागपुर में 1956 में दीक्षा भूमि जो है, वहाँ 5 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म का त्याग किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। और आप कभी भी जाएंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ जाते हैं और तमाम बड़े नेता जाते हैं। इस देश में एक ही शख्सियत ऐसी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बारे में किसी ने अगर एक शब्द चूं भी की तो उसकी राजनीतिक दुकान का शटर तुरंत बंद हो जाएगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर शीश नवाने के लिए तो सब जाते हैं, लेकिन गेट में घुसते ही वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं पूजा पाठ में नहीं मानूं, वो जो 22 प्रतिज्ञाएं बहुत बड़े से पत्थर पे लिखी हुई है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता वहाँ जाने वाले लोग, ना उसको कोई दिखाता है कि क्या क्या वो प्रतिज्ञाएं, मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम में कई बार ये दिखाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि में जाके शीश नवाते तो हैं, लेकिन बाबा साहब की उस 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कोई नहीं करता है। और वही प्रतिज्ञाएं यहाँ बुद्धिस्ट अक्सर वो लेते रहते हैं। बुद्धिस्टों का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो वो प्रतिज्ञा 22 लेते रहते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने ली तो केजरीवाल ने उनको बर्खास्त कर दिया। इसके बाद वो आ गए कांग्रेस में, कांग्रेस ने उनको एससी विभाग का पूरा राष्ट्रीय का अध्यक्ष बना दिया। तनुज पुनिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बहन मायावती बीएसपी सुप्रीमो, क्या तनुज पूनिया और राजेंद्र पाल गौतम से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के गठबंधन के बारे में बहन मायावती या किसी तरह की राजनीतिक चर्चा राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पूनिया से करेंगे? मुझे याद है 2004 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुमायूं रोड के बहन जी के बंगले पर उनसे मिलने के लिए गई थी। जब गई तो इसकी जानकारी मिली, कुछ मीडिया वाले लोग उस बंगले के बाहर पहुंच गए, जिसमें मैं भी था। बहन मायावती के घर सोनिया जी बहुत देर तक रहीं और इसके बाद हम लोग बाहर इंतज़ार ही करते रह गए। सोनिया जी 1.5-2 घंटे हो गए, निकली ही नहीं। जानते हैं क्या हुआ? पता चला कि मायावती ने सोनिया गांधी से कहा कि आपका सामने के गेट से जाना ठीक नहीं होगा, मीडिया बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अपने पिछले दरवाजे से, जो कि 2004 का चुनाव सोनिया गांधी के उस पर चल रहा था, पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को सिक्योरिटी वालों को बुलाया और पिछले दरवाजे से उनको विदा कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी के सामने, सोनिया गांधी के साथ कैमरों के सामने अपने घर के मेन गेट से उनको छोड़ने मायावती नहीं आई। उस मायावती से एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय और एक प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात कर पाएंगे? क्या संभव है? आप सोच के देखिए। तो ये हुआ क्यों? हालांकि जो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उनके हवाले से खबर आई है कि उन्होंने इन लोगों से पूछा है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, किसके पूछने पर गए थे। क्या ये मैसेजिंग है? और क्या बुधवार को राहुल गांधी की रायबरेली में जो वीरा पासी, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी जी का जो मूर्ति का अनावरण होना था और उसके बाद दलित बहुजन स्वाभिमान जो सभा हुई, जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया, उसके पहले, उससे ठीक पहले एक दिन मायावती के घर इस तरह से जाना और ये मैसेज देना कि बहन जी तो बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता हैं और उनका हाल चाल लेने के लिए कांग्रेस नेता गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो अब तो एक्टिव रहती नहीं है, वो तो हम लोग से मिली भी नहीं, गेट से हम वापस आ गए। ये मैसेजिंग देने के लिए कांग्रेस नेता गए थे? ये सोचने वाली बात है। या कांग्रेस फिर उसी तरह का, जैसे उत्तर भारत के कई राज्यों में वो करती रहती है, उस तरह का उसने काम किया कि अखिलेश यादव ने उसके एक दिन पहले ये बयान दिया था कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन जारी रहेगा, हमें गठबंधन चलाना आता है, लेकिन पैमाना एक ही होगा जीत का, जो उन्होंने
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने शर्त रखी थी, तो अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि वो ज़्यादा बार्गेनिंग करने के लिए कि हम मायावती लाइक माइंडेड फोर्सेस को एक साथ ले आना चाहते हैं योगी सरकार के खिलाफ, तो हम मायावती को भी संपर्क कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं। मायावती से कांग्रेस का अगर गठबंधन होगा तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा मायावती किसी के फ़ोन लाइन पर भी आ सकती हैं। मुझे इस बात का पक्का यकीन है और मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी को पिछले 23-24 वर्षों से मैं बीट रिपोर्टर भी रहा हूं और दिल्ली में 25 वर्षों से मैं उसको कवर कर रहा हूं और मायावती जी के अंदाज को, उनके स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा किसी के फ़ोन लाइन पर मायावती आ जाएं, ये संभव नहीं है। घर पर मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। और जब इस तरह का उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के लिए, और एक बात और, बहुत छोटी सी बात, मैं 2019 के सपा और बसपा के गठबंधन की एक कहानी आपको सुनाता हूं। मायावती ने गठबंधन के लिए अखिलेश यादव से संपर्क नहीं किया था, न प्रोफेसर रामगोपाल यादव से संपर्क किया था, न मुलायम सिंह यादव से संपर्क किया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव या प्रोफेसर रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव ने भी मायावती या उनके किसी करीबी से संपर्क नहीं किया था। मेरी जानकारी के मुताबिक, और मेरी जानकारी एक नहीं 100% सही है, क्योंकि इससे जो लोग जुड़े हैं वही इसको गलत ठहरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कह सकता। मेरी जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, उनके पास 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद और 19 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले, गठबंधन होने से थोड़े दिन पहले, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के पास बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान एक बहुत बड़े प्रभावी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने अपने दम पर यह बात समाजवादी पार्टी के नेता से कही कि जिस तरह के नतीजे 2014 में आए, बसपा का खाता नहीं खुला और आप 5 पे सिमट गए। 2017 का जैसा नतीजा आया है, जिसमें कि हम 19 सीटों पर, मतलब समाजवादी पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी 100 से कम सीटों पर, इन परिस्थितियों में 2019 में अलग अलग लड़ने पर भी दोनों पार्टियों के कोई परिणाम नहीं आ सकते। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी और उसको काउंटर करने के लिए सपा बसपा ने हाथ मिलाया था, वो समय फिर आ चुका है। समाजवादी पार्टी के उस बड़े नेता ने उस पूर्व बड़े अधिकारी से कहा कि ये प्रस्ताव आप बहन जी की तरफ से लेके आए हो। उन्होंने कहा बहन जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मेरा आइडिया है। अगर आप थोड़ा भी सकारात्मक पक्ष दिखाएंगे तो मैं बहन जी से संपर्क करने का मादा रखता हूँ। उन्होंने कहा हमारी तरफ से, फिर बाद में सपा में आपस में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से हरी झंडी है। फिर वही अधिकारी बहन जी के पास गए। मेरी जो जानकारी उसमें पहली बार तो वो डांटे गए, लेकिन फिर बाद में बहन जी ने हरी झंडी दी। और आप बहन जी को जानते ही हैं, मायावती जी को। उन्होंने भी उस गठबंधन में जो सारी अच्छी सीटें थीं वो समाजवादी पार्टी से ले ली। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 5 के 5 पे ही रह गई और बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा सीटें जीत गई। और बाद में मायावती को लगा, या पता नहीं कारण क्या है मैं नहीं बता सकता, मायावती को लगा कि इससे, तो उन्होंने तुरंत समझौता तोड़ लिया, ये कहते हुए कि उनका वोट तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन सपा का ट्रांसफ़र वोट नहीं हुआ, इसलिए वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 2022 में उनकी एक विधानसभा सीट है रसड़ा की, मैं बार बार कहता हूँ वो भी उमाशंकर सिंह की है, बसपा की नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा उमाशंकर सिंह को कि वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, और उनका स्वास्थ्य भी खराब होते हुए, उन्होंने बहन जी का और बसपा के एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर, विधायक के तौर पर उन्होंने करीब करीब पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये साधारण बात नहीं है, जहां आज राज्यसभा और लोकसभा और कौन बड़े बड़े लोग पार्टियां बदल करके 2 मिनट में मंत्री पद के लिए या सत्ता के साथ गलबहियां करने के लिए तुरंत जाते हैं। वो वैसी स्थिति में उमाशंकर सिंह चाहते तो एक रात में मंत्री बन जाते और तुरंत योगी आदित्यनाथ के साथ चले जाते और सिर्फ
उनका, लेकिन वो नहीं गए, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके बाद 2024 में मायावती से निश्चित तौर पर दलितों में एक वर्ग रह गया, बाकी दलितों का बड़ा वर्ग संविधान के नाम पर और तमाम दूसरे नामों पर वो शिफ्ट हुआ अगेंस्ट बीजेपी, और उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिला, जिसमें उसको 43 सीटें मिली, मायावती को एक भी नहीं मिली। मायावती को इस बात का एहसास है। मायावती सड़क पर आंदोलन करने का काम उनका बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब वो घर में रहती हैं और 24 घंटे राजनीतिक गुड़ा भाग में ही लगी रहती हैं। मेरी जो जानकारी है वो अंदर से मायावती किसी न किसी पार्टी से गठबंधन तो करने का मूड बना रही हैं, लेकिन पता नहीं वो ये सारे फैसले करेंगी तो मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी के आसपास ही करेंगी। उन्हें पता है एक पार्टी की उन्हें कोई ना कोई तो ज़रूरत पड़ेगी, गठबंधन करना उनके लिए ठीक है। और बसपा एक ऐसी पार्टी है आज की तारीख में उसके एक भी विधायक नहीं, एक विधायक और एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, लेकिन मायावती अगर आज चाहें और अपने दम पर दम ठोक के खड़ी हो जाएं और अपने आप को घर से निकाल करके मंच पर आए, मैदान में आकाश को ले आए, मायावती उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी है और उनका कैडर इतना तगड़ा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अपनी फुल एनर्जी और फुल ताकत के साथ वो आए तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बगैर उनके नहीं बन सकती। इतने विधायकों की संख्या उनकी हो सकती है। पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनकी और उनके पार्टी की ताकत के बारे में मुझे अंदाज़ा अच्छी तरह से है। तो जैसा मैंने कहा, ये माइंड गेम जो कांग्रेस के नेताओं को भेजा गया था या गया है, मायावती जैसी नेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 23 तारीख को उन्होंने पार्टी के लोगों को बुलाया है और मेरी उम्मीद यह है कि शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या प्रेस नोट उनका आएगा जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में या इनका जो कृत्य है इसके बारे में वो बहुत ही हमलावर रुख अख्तियार करने वाली है। तो आप इंतज़ार कीजिए 23 तारीख का। नमस्कार।